नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम लाइव प्रोग्राम्स के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं तो यकीनी तौर पे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो भी वाक़यात होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो इंटरनल हों, चाहे वो बैरूनी हों या एक्सटर्नल हों, हमने ये देखा कि पाकिस्तान में हुकूमत हो या अवाम हो, वो बहुत मुश्किल से एक पेज पे आते हैं। लेकिन ईरान और अमेरिका की जंग के बाद और जब खत्ते में माशी सूरत हाल कुछ गंभीर हुई और मुल्क के अंदर भी पेट्रोलियम मुस्तैद की कीमतों में हुकूमत ने इजाफा किया, तो अवाम ने एहतजाज नहीं किया, बल्कि हमने ये देखा कि पहले ओगरा 15 दिन पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती थी, उसके बाद एक हफ्ता हो गया कि एक हफ्ते के बाद जब पेट्रोल बढ़ाई जाएगी, तो हमने ये देखा कि लोग एहतजाज करने की बजाय जुमरात के दिन पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ती हैं, तो जुमरात को रात 11 बजे पेट्रोल पंप पर बाहर कतार लगा के खड़े हो जाते हैं कि हो सकता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रहे हैं, तो उससे पहले जो है हम सस्ता पेट्रोल जो है, चाहे वो 2 दिन चले, 3 दिन चले, 4 दिन चले, हम अपनी टंकियों में फुल करा लें। तो हम ये समझते हैं कि ये अवाम जो है वो और हुकूमत इस वक्त एक पेज पे है, और एक पेज पे है हुकूमत चाहे जितने भी जुल्म ढाए, लेकिन अवाम उसे सह रहे हैं। सिलसिला ये है कुछ के लोग कहते हैं कि जनाब के इतने % लोग जो हैं वो गुर्बत के लकीर के से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, रहम है कि हमने पाकिस्तान, ख़ास तौर पर कराची शहर में, हमने किसी को भूखा सोते हुए नहीं देखा। ये बहुत बड़ा मतलब ये कि अल्लाह का करम है। तो लिहाजा इस वक्त जो मैं आपसे बात करना ये चाह रहा हूँ कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, वो माशी सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अवाम की जानिब से कोई एहतजाज नहीं है, ना कोई मुजाहरे हैं, बल्कि वो इस बात पर साबिर हैं कि हुकूमत जो भी इक़दाम उठा रही है वो बैक़वामी तनाज़ुर में है कि बैक़वामी तनाज़ुर में अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो मुल्क के अंदर भी तेल की कीमतें बढ़ेंगी। प्लस अब लोगों के जहनों में ये आ चुका है कि चूँकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, तो हुकूमत बहुत सारे इक़दाम जो करती है वो IMF से पूछ कर करती है। अब वो करती है या नहीं करती वो जाने, लेकिन बहरहाल हुकूमत यही कहती है कि IMF ने इस चीज़ के लिए मना किया है, तो इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते, और जब IMF इजाज़त दे देती है तो वो काम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर पेट्रोल पर लेवी के ही अब देख लें आप कि लेवी इन्होंने कम की, उसके बाद फिर अचानक उन्होंने बढ़ा दी, 104 105 रुपये हो गया लेवी। कहा गया कि जनाब के IMF ने एहतजाज किया था कि लेवी कम क्यों किया, आप बढ़ाएं, उन्होंने बढ़ा दिया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। अब सूरत हाल जो भी है कि मुस्तकबिल में क्या होगा ये किसी को कुछ नहीं पता। स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, स्मार्ट लॉकडाउन ताजरों के एहतजाज पे हुकूमत ने ख़त्म कर दिया, और हकीकी तौर पे ताजरों का एहतजाज जो था वो 100% दुरुस्त था। वो इसलिए कि सख्त गर्मी में जो भी ग्राहक होता है, जो भी कंज्यूमर होता है, वो असर के बाद ही निकलता है, और जब असर के बाद निकलता है दुकानें 8-9 बजे बंद होती हैं, तो लाकिमत ताजरों का नुकसान होता है। फिर बजट आने वाला है, अब ताजरों पे एक तलवार भी लटकी हुई है कि जनाब टैक्सेस के हवाले से SMEs खास तौर पे जो है उनको टैक्स नेट में लाया जाए। अब ये बहस चल रही है कि जनाब फिक्स टैक्स होगा या उन पर कोई POS के ज़रिए जो है टैक्स लिया जाएगा, इसलिए कि POS का निज़ाम अच्छा निज़ाम है, लेकिन ज़ालिमाना निज़ाम है कि एक जानिब अगर POS एक दुकान पर लगी है तो दूसरा दुकान विदाउट POS काम कर रहा होता है, चीज़ें दोनों एक बेच रहे होते हैं, एक की POS लगने के बाद चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो दूसरी की सस्ती होती हैं, ये एक नाइंसाफ़ी है। अब बात वही है कि हुकूमत जो भी फैसला करे ताजरों की मुशावरत से फैसला करेगी कि फ़िक्स टैक्स वो नाफिज करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने माजी में देखा कि ताजरों में भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गए थे। एक जो तबका था वो ये कहता था कि फ़िक्स टैक्स हम देने को तैयार हैं, लेकिन उसकी शरह ये होनी चाहिए। दूसरा जो तबका था वो ये कहता था कि हम फ़िक्स टैक्स नहीं देंगे, टैक्स के जो अमाउंट था या जो भी उसका तरीक़ेकार था उस पर उन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो वो इसलिए नाकाम हो गया। साबिक़ चेयरमैन APR शब्बीर ज़ैदी साहब SMEs पर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात आयद करते हैं। उनका कहना होता है कि SMEs के पास शटर पावर है, और इस शटर पावर की वजह से जो हुकूमत उन पर बहुत सारे टैक्सेस या बहुत सारे कवानीन जो है उसको नफाज नहीं कर सकती। किसी हद तक दुरुस्त करते होंगे, इसलिए कि चेयरमैन APR थे, उन्हें इन सब तमाम चीज़ों का इल्म भी होगा। लेकिन हमारे ताजिर मुहब्बे वतन है, 99.9% मुहब्बे वतन है, वो टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि टैक्स का निज़ाम हमारा इतना पेचीदा और टैक्स का निज़ाम इतना फरसूदा है कि जिसकी वजह से सिर्फ ताजरी नहीं, एक जो नौकरी पेशा अफराद हैं
वो भी टैक्स रिटर्न को जमा करने के लिए वकील का सहारा लेना पड़ता है उनके। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त मुल्क के अंदर हम माशी तौर पर खुद कफील होने की बातें करते हैं, टैक्स रेट में इजाफे की बातें करते हैं, तो हुकूमत टैक्स रेट में इजाफा कैसे कर सकती है विदाउट इस्लाहात की? अब इफ्ताबियार में इस्लाहात क्या होगी? इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट इशू यही चल रहा है, इसलिए कि 10 जून को जो है 2026 और 27 के जो बजट पेश होने वाला है, और ईद उल अज़हा के बाद हज है, उसके बाद ईद उल अज़हा के बाद जो है वो यकीनी तौर पे जो है बजट के सिलसिले में जो है जो सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ हो जाएंगी, और अभी भी हो रही हैं। हमारे बहुत सारे ताज इस्लामात जाते हैं, और FBR के जो एहलकार होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो कराची भी आते हैं। आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे, और हम आज कोशिश करेंगे कि महदूद वक्त के अंदर ये जो SMEs की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन क्या है, इस सोल्यूशन पर बात करेंगे, और अपने दोस्तों को जो हमारे मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं इनसे हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत के फ़ैसलों में और आपके तहफ़्फ़ुज़ात में क्या फ़र्क है, और आप लोगों की तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं, और ये कैसे ख़त्म होगी, और हुकूमत को क्या इक़दाम उठाने चाहिए। तो लिहाजा आज जो स्टूडियो में हमारे जो मौजूद हैं मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं आपका पहले तारुफ करवा दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सूरत क्या है। तो मेरे आज पहले मेहमान है जनाब शर्जील गोपलानी साहब। शर्जील गोपलानी साहब जो हैं ये साबिक़ सदर हैं ऑल पाकिस्तान टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के, इसके अलावा ये ऑल सिटी ताजरतात के जो है वो रूह रवा भी हैं, सरपरस्त आला हैं जिसको। और मेरे दूसरे मेहमान जो हैं वो जनाब हैं अतीक मीर साहब, सदाबहार शख्सियत और SMEs के लीडरान में से एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं ये, और काफ़ी इन्होंने मतलब ये कि ताजरों के मफाद, उनकी मसाइल को हल करने के हवाले से काफ़ी से ज़्यादा तावाज़ भी उठाने में ये सबसे ज़्यादा इनका मकाम है। जनाब ये हैं जनाब अतीक मीर साहब, सदर हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। थैंक यू अतीक मीर साहब। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब हसीब अखलाक साहब। हसीब अखलाक साहब जो आज मेरी पहली दफ़ा देख रहे होंगे मेरे प्रोग्राम में, और हसीब अखलाक साहब जो सीनियर वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन से। हसीब अखलाक बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि आज जो भी प्रॉब्लम है मेरे पास आती रहती हैं खबरें फर्नीचर एसोसिएशन की भी कि ये मसाइल आप लोगों के अपने झगड़े को ज़्यादा ही हैं, ईमानदारी की बात है, हुकूमत से कम है, आप लोग अपने झगड़े ज़्यादा हैं। खैर मैं शर्जील गोपलानी साहब की तरफ चलता हूँ। शर्जील साहब, आपने बजट प्रपोजल दिया, मुझे भेजा भी आपने, चीज़ा बता दीजिए क्या है। देखें, इस वक्त जो ग्लोबल सिचुएशन है, खासतौर पर हमारे रीजन की जो सिचुएशन है उसमें इस वक्त ज़रूरत है कि आपको टैक्स नेट को थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। बिल्कुल। और टैक्स नेट में जो आपकी शरह टैक्स है वो इतनी ज़्यादा है, वो मैं नहीं कह रहा, सिर्फ फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के भी यही कहना है, और तमाम चैम्बर्स और जितनी भी आपकी ट्रेड बॉडीज़ हैं उनका कहना भी यही है कि आपकी टैक्स की शरह जब तक आप कम नहीं करेंगे तो आप अपना टैक्स का जो कितना हमने एक तो आपका एडिशनल टैक्स जो है उसको 3% कम करने की हमने बात की है, और लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई बिलादर हैदर कियानी साहब से और इस्लामाबाद के जितने भी लोग मौजूद थे, मेमन साहब वगैरह, तो उन्होंने ये बात एडमिट की। देखें 70 करोड़ रुपए आप जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स से, 70 करोड़ रुपए, और उसके लिए आपने 14,000 से 17,000 की नफरी भर्ती की हुई है जो FBR में, जिनका काम है जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। 14,000 अरब रुपए में से 70 अरब रुपए आप समझे पीनट भी नहीं है, और ये बात इन्होंने भी एग्री की है कि इसको ख़त्म करना बेहतर है बनस्बत इसके कि ये 3% के लिए आप इतनी लंबी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, इसी की वजह से फ्लाइंग इन्वेस्टिस का जो इशू खड़ा रहता है इनका। अच्छा, फिर जो है आपकी इन्वेस्टिस जो लोग जेन्युइन काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक तो हमारी जो है उनके तजवीज़ ये भी है कि 3% जो एडिशनल टैक्स को जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। अब आप आ जाएँ GST के ऊपर, जो कि आप बात कर रहे हैं IMF की, तो रज़ाक दाऊद साहब ने भी हमारे साथ यही बात की, हमारी जो है रिसाक डार साहब से भी बात हुई, उन्होंने उनका भी कहना यही था कि GST की शरह हम IMF के बगैर कम नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आप GST की शरह को सिंगल डिजिट पे नहीं लाएंगे आपकी इकनॉमी बूस्ट नहीं कर। हालांकि इंडिया ने 6% पे कर दिया भाई, पूरी दुनिया में मैक्सिमम 6% से ऊपर कहीं भी GST नहीं। वो जो अमेरिका और जो इंडिया का जो झगड़ा चला था ना टैरिफ के हवाले से, तो उन्होंने 50% तो टैरिफ कर दिया था अमेरिका, तो उन्होंने 18% से 6% कर दिया। ठीक है, तो अब आप देख लें ना, अगर वो 6% पे हैं तो हम क्यों 18% पे? IMF देखिए, IMF से अब इनको नेगोशिएट करनी पड़ेगी, और नेगोशिएट देखें होता क्या है, अनप्रोफेशनल लोग वहाँ बैठ के अगर वहाँ नेगोशिएट करते हैं तो वो उसको ग्राउंड रियलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उनका काम है आपका फिगर को आपको मेंटेन करना है, फिगर को मैच करना है, फिगर को आपने किसी ना किसी तरीके से उसको प्रोवाइड करना है। अब मसला ये कि आपके दायरा कार नहीं बढ़ रहा। भाई, दायरा कार ना बढ़ने की वजह आपका निज़ाम है, आपका सिस्टम है, आपका कल्चर है।
अगर उस कल्चर को जब तक आप नहीं चेंज करेंगे, जब तक ये मामला नहीं बढ़ेगा। आप बात करते हैं शटर पावर की, शब्बर ज़ैदी साहब बार बार कहते हैं शटर पावर शटर पावर। शब्बर ज़ैदी साहब जब सीट पे बैठे थे, इन्होंने क्या फैसिलिटेट किया ट्रेड को, क्या फैसिलिटेट किया? आप लोगों ने करने ही नहीं दिया। नहीं, हमने क्या करने नहीं दिया, हम तो 10 दफा बैठे। आप लोगों ने इतना उसको तंग किया कि वो बेचारा उसको जा, वो बेचारा तो वो बेचारा है, और हम जो है इस मुल्क के जालिम लोग ऐसी बातें नहीं करें। फिलहाल भाई देखिए, बात ये है जहाँ विल होती है वहाँ वे होती है। हाँ। जहाँ विल ही नहीं होगी वहाँ वे कहाँ से निकलेगी? मतलब उनका विल नहीं थी उनकी, बिल्कुल नहीं थी विल। उनको सिर्फ फर्गूसन के जो केसेस इनके, सॉरी से इनकी कंपनी का नाम ले रहा हूँ, उनको अपनी कंपनी के केसेस क्लियर करने थे, वो भी नेम में जाने का फौरन हटा दिएगा। एक देखिए, एक माइंडसेट है, ठीक है। अगर शब्बर ज़ैदी साहब चाहते हैं, व्लॉग्स उनके आ रहे हैं उसमें तो ये बातें करते हैं कि भाई कि वो एसएमईज जो है उनके पास शटर पावर है। मैं आज आपको एक बात बताता चलूं, आप 400 अरब रुपए से 2003 में 1400 अरब रुपए पे गए, कैसे गए आप? जब वहां पे मीटिंग हुई और तमाम ट्रेड बॉडीज और अलायंसेज वहां बैठे, आपके 17 दिन की आपकी स्ट्राइक के बाद बात क्या हुई थी कि भाई देखें, आपका जहां से माल आता है आप जीएसटी वहां से ले लें और सिस्टम को जो है ऑटोमेशन पे जाने दें, आप मैन टू मैन कॉन्टेक्ट को नहीं छेड़ेंगे। और ये बात हुई थी, उस वक्त थे हमारे बोर्ड, उस वक्त सीबीआर था अब्दुल्ला यूसुफ साहब, 2004 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब्दुल्ला यूसुफ साहब थे, डॉक्टर सलमान यूसुफ साहब थे जो कि एडवाइजर टू पीएम थे और फाइनेंस को देख रहे थे। अब्दुल्ला यूसुफ से सारे ताजिर खुश हुए थे, वजह ना डिलीवर किया ना। आप 400 से 1400 अरब पे गए विदाउट किसी को डिस्टर्ब किए। आपने सेक्शन 147B का कानून बना दिया आपने टैक्स के अंदर कि भाई आप एडवांस टैक्स दे दें, ना आप रिफंड लेंगे ना हम ऑडिट करेंगे, खत्म हो गई बात। हम चाहते ही क्या है, हमें मसला ये है कि भाई आप हमसे टैक्स लेना चाहते हैं ले लें, बट हमें आके हमारी जो है बेइज्जती नहीं करें। अब आप देखें एफआई का क्या काम है, एफआई का काम आपका बॉर्डर पे। हाँ, अभी जिस ज्वेलर्स की दुकान पे जिन्होंने छापे भी मारे, लेकिन बहरहाल एक्शन तो हुआ ना उसका। देखिए एक्शन क्या चीज, हैरेसमेंट है ना। अगर वो सेक्टर आपको टैक्स कम दे रहा है तो आप उसके साथ बैठ के नेगोशिएट करें। आपने वो सिस्टम क्यों बनाया हुआ है जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम है? इस इंडस्ट्री को आप फॉरेन एक्सचेंज नहीं दे रहे ना। देखिए, आप फॉरेन एक्सचेंज, आपका अपने इश्यूज हैं, आप आईटीपीएस चीज के ऊपर नहीं ले जाते, उसके बाद आप बोलते हो कि हवाला हुंडी चल रही है। ओ भाई, आप जेन्युइन आईटीपी पे आए ना, अब इम्पोर्ट ट्रेड प्राइस की जेन्युइन आईटीपी पे। करप्शन, चोरी, रास्ता आप खुद दिखाते हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी, और उसके बाद भुगतते हमें और हमारे साथ ही ज्यादती होती है। आज हमारा हाल ये हो चुका है, जो बात आपने कही कि भाई हम 1-2 दिन के लिए पेट्रोल के 100 रुपए 200 रुपए का हम अपना फायदा लेने के लिए हम लाइन में खड़े हो जाएंगे। आज हमें इस हाल पे ये नहज पे लेकर आ गए हैं कि हम अपने हक के लिए भी कोई बात नहीं कर सकते। आज टैक्स देने वाला जितना जलील और रुस्वा हो रहा है इस मुल्क के अंदर, शायद ही कोई जलील और रुस्वा हो रहा हो। एक बंदा जो आपके टैक्स से आपकी जो है उसके घर का किचन चल रहा होगा, उसका रिश्वत भी हम ही देते हैं, कोई और रिश्वत भी इनको नहीं देता, लेकिन सारे रास्ते निकालने वाले। लेकिन रिश्वत का रास्ता भी आप लोगों ने दिखाया ना? हमने नहीं दिखाया। कोई काम ऐसा नहीं है जो रिश्वत के बगैर हो सकता हो। जल्दी काम हो जाए, आपने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम होता ही नहीं है ना। जहां रिश्वत नहीं देंगे आपकी फाइल मूव होनी ही नहीं है। चल अतीक मीर साहब, मेरे ख्याल में शर्जील कोपलानी साहब जो है, मैंने इसलिए रोक दिया कि बहुत बड़े बड़े इंकशाफात ना कर दें लाइव प्रोग्राम में, तो इसीलिए मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अभी फर्नीचर मार्केट को सील कर दिया था आराम बाग के, तो आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत यही बात कर रहे हैं कि जो ताजिर जो टैक्स दे रहा है उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, एक टैक्स देने वाले के साथ इस किस्म की कार्रवाई जो हुकूमत की जानिब से की जाती है, तो आप लोग उस पर एहतजाज क्यों नहीं करते? कुछ चीज़ें जो जाहिर में कुछ होती हैं और बातिन में कुछ, कार्रवाई तो लोग देखते हैं, सील कर दिया, लेकिन उसका पस मंजर देखें। वो तो कह रहे थे तजावुज़ात की वजह से। बेशक तजावुज़ात थी। मैं फर्नीचर मार्केट में तजावुज़ात वॉल्यूशन हो रही थी, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, ठीक। और आप मुझे जानते हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जी, बिल्कुल सही, जो अपनी खराबियों का दिफा करूँ। उनकी मेहरबानी है, वो बहुत ज़्यादा दबाव में थे। कौन? जो भी असिस्टेंट कमिश्नर जिन्होंने सील किया, रात उन्होंने सील किया और पहला मौका था हमारी मार्केट के, सुबह उन्होंने डीसील भी कर दिया और एक तंबी हो गई। आज बार हम देख रहे हैं कि महदूद हो गया। देखिए, जब तक हमारे यहाँ सजा का अमल नहीं होगा तो हम अपनी इस्लाह करने को, तो आप सील होने को एग्री करते हैं? मैं इस बुनियाद पर, जिस बुनियाद पर हमारी मार्केट सील हुई, मैं बिल्कुल इस बात को, इस गलती को तस्लीम, इस चीज को आप नहीं करते देखते कि हाँ, जनाब के ये मतलब कि इस मौके तक आप लोग क्यों पहुंचे? यानी कि या तो आप उनकी तंबी को नहीं सुनते, आप उनके नोटिस को नहीं मानते। एक
हमारे फिर यहाँ उसके बाद जब आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो आप लोग फिर कहते हैं जनाब बिलाल साहब, हमारे यहाँ बहुत ताजिरों सारे की जो बेइज्जती की जाए। बहुत सारे जुराइम इतने ज़्यादा वॉल्यूशंस इतनी ज़्यादा यानी आम हो चुकी हैं कि लोग समझते हैं कि हमारा हक है। हक इसलिए है, उनको पता है कि एक बंदा आएगा, टाउन वाला आएगा या टीएमसी आएगी या एनीवन कोई भी आएगा, हम उसे कुछ नजराना दे देंगे, वो चला जाएगा। तो हम क्यों देंगे और वो क्यों लेगा, ये भी तो एक बात है ना। इसी बेस में तो तजावजात होते हैं, देखिए, तजावजात का कायम होते हैं बेशक, इसी हाँ, तो बेस पे इसमें गिव एंड टेक। आपके ख्याल में फिर कौन कसूरवार? दोनों कसूरवार है, दोनों कसूरवार है, मैं यही बात कर रहा हूँ। दोनों कसूरवार है। हम बल्कि अभी बहुत सारे लोगों की निशानदेही की, हमने कहा तजावुजात का अमल जारी रहना चाहिए, लेकिन जैसे हमारी मार्केट में एक गलती हुई, उन्होंने तस्लीम भी किया कि आपने 100% दुकानें रात को सील कर दी। उसमें 40-50 सी दुकानें थी जो वॉल्यूशन नहीं करते। मेरी अपनी दुकान भी शामिल है, हम कभी फुटपाथ पे सामान नहीं रखते। उन्होंने कहा भाई इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, कल सारी खुल जाएगी, तो आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं, अभी कहेंगे तो मैं अभी खोल देता हूँ जो वॉल्यूशन में नहीं है। तो मैंने कहा नेक्स्ट आप दोपहर के वक्त में जब पीक पर ये वॉल्यूशन होती है उस वक्त निशानदेही करें, ताजिर से कहें कि आपका सामान देखें, हमने इंस्पेक्शन की, आपका सामान बाहर है। अब आप पे जुर्माना होगा, दुकान भी सील होगी, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन रात के अंधेरे में जिससे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, आप आगे दुकानें सील करें तो ये नामुनासिब है। तो सरकारी काम रात के अंधेरे में नहीं होने चाहिए। गलत मेरा मौक़िफ़ ये है कि जैसे कि शजीर गोपलानी ने कहा कि जो टैक्स देता है उसी की बेइज्जती की जाती है, उसी की नहीं। अब देखें ना, जिसके पास लाइसेंस है गाड़ी का, अब बात वही होती है ना कि सवाल ही पैदा होता है कि जो हरकत की गई कि रात के अंधेरे में आकर सील कर दी गई और वो गया, तो एक जहनी खौफ तो हुई ना जब सुबह के टाइम दुकानदार आए होंगे, वो तो है, तो हुई। तो मतलब ये कि आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत ने आपको तंबीह की या टैक्स देने वालों की बेइज्जती हुई? देखिए आपके पास गाड़ी का लाइसेंस भी है, टैक्स भी देते हैं, तो आपको सिग्नल तोड़ने का अख्तियार नहीं है। यही बात मैं कहता हूँ, हम टैक्स देते हैं, सब कुछ है, लेकिन वॉल्यूशन का हमें हक नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, बंस रोड पे देखिए आप पैदल नहीं जा सकते थे, इस वक्त आप एक बड़े ट्रक के साथ गली में। जी मुझे अंदाजा, इसके बेहतर उसमें हाजिम भंगवार साहब का नाम बहुत वो है, वो एक टैलेंटेड अफसर है। मैं देखें उसकी गलतियों की भी निशानदेही करता हूँ। मैंने कमिश्नर को, डीसी को कहा इसके टैलेंट ज़ाया हो जाएंगे अगर ये कुछ चीज़ों की सलाह नहीं करेगा। बेशक वो इस वक्त बड़ी जरूरत से, बहादुरी से, तनदही से काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारी खामियां हैं जो इंशाअल्लाह ताला हम ताजिर उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन मैं एक बात ये कहता हूँ, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इलाके में अगर हम अफसरान के साथ मिल के, ट्रैफिक के मामलात हैं, थानों के मामलात हैं, दीगर हैं, हमारा माजी की तरह कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। अब हम सिर्फ अपने सामने कार्रवाई होते हुए देखते हैं, उसके भुगतते हैं, बर्दाश्त करते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं। इस वक्त इतना बड़ा करप्शन है इदारों के अंदर जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मुझे आप एक इदारे का नाम बताएं, चाहे वो एंटी करप्शन क्यों ना हो, मैं आपको करप्शन निकाल के बताता हूं। तो जब अब इसको कौन ठीक करेगा? करप्शन का बवाल इस हद तक जब ऊपर जाएगा, कौन ठीक करेगा? मैं अब भी अपने ताजिरों से कहता हूं, ये मेरे साथी हैं, ये मैं अब भी कहता हूं कि हमें निकलना चाहिए, इनके सामने खड़ा होना चाहिए। अभी देखें, ये एंटी करप्शन ने डिपार्टमेंट ने एक नर्सरी फर्नीचर मार्केट में एक नोटिस जारी किया है कि आप जो कमर्शियल काम करें तो सब रेजिडेंशियल है, लिहाजा ये हम इसको सील कर देंगे, ये SBCA से आप इसका NOC लें, और तरह तरह की बातें, और उनसे रिश्वत यकीनन तलब की जाएगी, माजी में ली भी गई। तो हर इदारा इस वक्त सिर्फ पैसे बनाने लगे। अच्छा, उसमें थोड़ी सी आपकी बात से मैं इत्तफाक भी करता हूँ और इख्तलाफ भी, कि बात ये है कि अगर इदारे करप्ट हुए तो उसमें करप्शन में सिर्फ वो कसूरवार नहीं है। हम 20 फीट की दुकान लेते हैं और 40 फीट का कारोबार करते हैं, तो सवाल ये होता है कि जब 20 फीट की दुकान हम ले रहे हैं और हमें पता है कि इस कारोबार के अंदर हमें चीज़ों को बाहर रखनी पड़ेगी, और उनको ये भी पता है कि पुलिस हो गया, TMC होगी, फलां हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया, उनको हदिया दे देंगे, ख़त्म हो गई बात। तो कहने का मकसद ये है कि करप्शन की जिम्मेदार वाहिद इदारे नहीं है। देखिए, उसमें हम और आप भी मुलविस हैं। मैं कब कहा कि हम आपने मेरी मार्केट से मुतालिक सवाल किया? नहीं, आपकी मार्केट की मैंने एग्री किया।
मैं तो आपकी मार्केट को जानता हूँ ना। मैं हाँ, आप लेकिन- मेरिट रोड चले जाएं, आप मेरिट मेडिसिन मार्केट चले जाएं, वहाँ भी कार्रवाई हुई, वहाँ भी देखें फुटपाथ पर चल नहीं सकते, लेकिन बहरहाल हालात बेहतर हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, देखिए सुनिए, जरूरी नहीं है कि आपको इदारों की जद में आने के लिए कोई वॉल्यूशन करे, कोई करप्शन करे। मतलब बेगुनाह भी हो जाते हैं। बेगुनाह ज्यादा सजा पाता है। वो कहते हैं ना कि मवालियों को ना देखा करो हकारत से, हाँ। न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। ओह गुड, तो इस वक्त यही देख रहा हूं मैं, आपको सजा पाने के लिए जुर्म करने की जरूरत नहीं है। बस और आपको ओहदा पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप करप्ट हो। ठीक ठीक। असीम भाई, एक लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट से आपका वास्ता है, फर्नीचर मार्केट के आप एसोसिएशन की सीनियर वाइस चेयरमैन। अच्छा, मज़े की बात यह है कि तीनों हजरात जो है वो मतलब कि लकड़ी और फर्नीचर से ही वाबस्ता हैं। तो आपकी मार्केट का भी जो मतलब इतजाज़ात के हवाले से लियाकताबाद में हुकूमत की वो अभी तक फोकस नहीं है, जो कि हराम बाग पे है या नर्सरी पे या दूसरी जगह पे। आप ये बताइए कि एज ए दुकानदार, एसोसिएशन की चेयरमैन होने के नाते, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मतलब कि आप SMEs, आप लोग सर्वाइवल आपकी कैसे हो रही है? सर्वाइवल में आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? यानी कि इस महंगाई को जिम्मेदार ठहराते हैं, हुकूमत की पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराते हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? बिलाल साहब, बात यह है कि इस वक्त जितना भी ताजिर है ना, या टैक्स देने वाले जो लोग हैं, वो इस वक्त डर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत ने इतना ज़्यादा खौफ पैदा कर दिया है और इतना ज़्यादा डरा दिया है कि आगे बढ़ने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है और बहुत ज़्यादा डराया हुआ है, डरा और धमका के रखा हुआ है। इस वजह से लोग बाहर नहीं निकलते। फिर दूसरी बात आपने कहा तजावुज़ात के हवाले से, तो तजावुज़ात के हवाले से मेरा अपना मानना यह है कि ठीक है, दुकानदार भी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को जो दूसरी चीज़ें हैं तजावुज़ात के हवाले से, वो क्यों नज़र नहीं आती? मसलन ये कि ट्रैफिक मेन रोड्स के ऊपर जो है बाकायदा कमर्शियल गाड़ियों के अड्डे बने हुए हैं और उस पर बेइंतहा उसकी वजह से वायलेशन होता है और ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लियाकताबाद 10 नंबर में तो मौजूद है। खास तौर पे जी, मैं समझ गया आपकी बात। लियाकताबाद में क्या, आप तो पूरे कराची का यही नहीं, लियाकताबाद 10 नंबर में ज़्यादा है जी, इसलिए कि शहर में कहीं भी कमर्शियल अड्डे इतने नहीं हैं। एग्जैक्टली। अब वहाँ पे जो है मेन रोड के ऊपर वो ट्रक भी खड़े हुए हैं, लेकिन जब कोई भी आता है असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, वो आके दुकानदारों को तंबी करता है कि अपना सामान अंदर करें। दुकानदार अपना सामान अंदर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि सिर्फ हमारे ऊपर जब हम टैक्स पे करते हैं और हम टैक्स पेयर हैं, तो हमारी बेइज्जती क्यों की जाती है? बात ये है। अच्छा चले जी, इजाज़त अपनी जगह। फर्नीचर एसोसिएशन की क्या 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 हिसाब किताब है? सुना कि आप लोगों पर से टैक्सेस के हवाले से आप लोग भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और फिर दूसरी बात ये भी बता दीजिएगा मुख्तसरन, ये आप फर्नीचर एसोसिएशन में भांत भांत की एसोसिएशन क्यों बनी हुई है कि हर आदमी लीडर बना हुआ है? कोई फैसलाबाद से बात कर रहा है, कोई सियालकोट से कर रहा है, कोई चिन्योट से कर रहा है। हर आए दिन जो देखें कि आप एक्सपो में जो फर्नीचर की नुमाइश लगी हुई होती है, मैरिज हॉल के अंदर जो है वो नुमाइश लगी हुई है, क्या है ये? देखिए, बात ये है कि फ़र्नीचर की ऐसी कोई वो नहीं है। एक एसोसिएशन हमारी बनी हुई है, ऑल पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन है। उसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, सिंध का अलहदा है, पंजाब का अलहदा है, KP का अलहदा है। अब वो अगर वहाँ से वो लोग बोल रहे होते हैं तो वो इसलिए बोल रहे होते हैं कि ये जो आपने इसका जिक्र किया कि नुमाइशों का, तो अब नुमाइशें ऐसे होने लगी हैं जैसे जुम्मा बाजार लगता जी जी जी, मैं यही कह रहा हूं आपसे। जगह जगह जो है वो एक्सपो हॉल में दो हॉल लेके एक्सपो हॉल छोड़ें, बैंक्वेट हॉल में भी हो रही है, शादी हॉल में तो कराची में नहीं होता। हाँ, वो मैंने फैसलाबाद में देखा था, लेकिन अभी हैदराबाद में तो हो रही है। हैदराबाद में, फैसलाबाद में देखा था मैंने जी, हैदराबाद में भी हुई है और आपके सक्खर में भी हुई है। क्या सीन है? तो इसमें यह है कि हमारा सबसे बड़ा जो वो है वो ये है कि वहाँ पे ऐसे लोग जो फर्नीचर फील्ड से वाबस्ता भी नहीं है, वो भी वहाँ पे आके कारोबार करते हैं। और ख़ास तौर पे चंद लोग ऐसे हैं जो इन एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और उनका पूरा एक टोला बना हुआ है। उन्होंने मार्केट्स को हमारी नुकसान पहुँचता है उससे, क्योंकि बिल्कुल जो सीजन इसका मतलब ये हुआ ना कि आप सीनियर वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन के, तो आपसे इजाज़त लेने की उनको ज़रूरत ही नहीं होती। नहीं, वो जिसका मूड आता है वो अपना कर देता है। आप लोगों से इजाज़त लेनी चाहिए ना उनको। वो तो मैं वही आपको बता रहा हूँ होना चाहिए ना। वो जो चंद लोग हैं उन्होंने पूरा अपना उसको कैप्चर किया हुआ है और वही एग्जीबिशन लगाते हैं। मुखालफिन में से जी, उनसे हमारी बात भी हुई है, लेकिन उन्होंने जब हमने उसके ऊपर आवाज़ ज़्यादा उठाई है तो हमारे जो चेयरमैन हैं उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने मुकदमा कर दिया इस्लामाबाद में और एबटाबाद में।
तो वो लोग उसको फेस कर रहे हैं वहाँ पे। और हमारा सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि वहाँ पे लोग, चूँकि आप ये कहते हैं कि जब आपके 2 पॉइंट होंगे सेल के तो वहाँ पे आपको GST में होना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कोई दुकान ही नहीं है और वो वहाँ पे सिर्फ नुमाइशों पे चल वो रहा है। सिर्फ नुमाइशों पे चल रहे हैं। ठीक है। तो कराची में, अच्छा कराची में भी ऐसा ही है। कराची में भी थे, लेकिन मेरे ख्याल में कराची में ज़्यादातर जैसे आरामबाग फर्नीचर मार्केट, नर्सरी है, और आपके क्या कहते हैं क्या कहते हैं महमूदाबाद का है, और भी बहुत सारे दीगर, जैसे आयशा मंजिल में भी बहुत बड़ी 25 से 30 मार्केट गरीबाबाद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या फर्नीचर पे इतना मार्जिन है कि हर आदमी जो है वो अच्छी जगहों पे दुकान लेके उस पर फुटपाथ पर लगा के सारा करता है, फिर उसके बाद आप लोग मतलब कि तंग भी हैं कि जनाब टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या है टैक्सेस कितने हैं आप लोगों के ऊपर? टैक्सेस तो हमारे पर फर्नीचर का मुझे इतना अंदाजा नहीं है टैक्सेस कितने, ना मीर साहब ने आज तक बताया। हाँ आप बताइए। जी जी बताइए। देखिए फर्नीचर के ऊपर सबसे पहले तो वही जितना अभी इन्होंने एक तो इन्होंने लकड़ी लेकर जितने आइटम्स इस्तेमाल होते हैं, एक लकड़ी लेकर आए, इन्होंने वैसे टैक्स लगा के उनको भरना पड़ता है, मतलब कि उसके बाद फिर लकड़ी आपको आ गई, फिर उसके बाद कितना टैक्स होता है? देखिए फर्नीचर कितने महंगे हो गए हैं। लकड़ी के ऊपर अलग टैक्स है, शीट्स जो बन रही हैं उसके ऊपर अलग टैक्स है, फोम जो बन रहा है उसके ऊपर अलग टैक्स है, हार्डवेयर का सामान जितना आ रहा है उस पर भी टैक्स है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी आप भी मजीद टैक्स लगाएं। तो हमारी जो कितना टैक्स है आप पे? 18% GST तो है ही आप पे जी, लेकिन कौन देता है? कौन देता है? देते सब हैं, जिसके ऊपर लगा हुआ है वो सब दे रहे हैं। सर छोड़ नहीं देखें, देखिए का मकसद ये छोड़ दे, अभी हम कैमरे पे बैठे हैं, बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि 1 मिनट यार शजीर में, ये जो फर्नीचर मार्केट है आरामबाग को छोड़ दें और आप बड़ी मार्केटों को छोड़ दें, नर्सरी हो गया और आपके वो वाले ना अपने हिजरत कॉलोनी के पास जो है गरीबाबाद, नहीं बड़ी वाली जो है डिफेंस वाली बात नहीं है, वो जो PIDC पुल के साथ है, सुल्तानाबाद, अच्छा क्वींस रोड वाली वो भी बड़ी मार्केट है। तो कहने का मकसद ये है कि बड़ी मार्केटों को छोड़ देते, छोटी मार्केटों में कौन देता है GST? छोटी मार्केटों में उसके ऊपर लागू ही नहीं होती, पक्की पर्ची नहीं देते हैं। मैं इनकी तरफ से एक मिनट नहीं, कच्ची पर्ची देते हैं। नहीं, कच्ची पर्ची कोई नहीं देता, पक्की पर्ची देते हैं, लेकिन उसके ऊपर GST लागू नहीं होता। हम जितना गवर्नमेंट ने कहा है कि कम से कम भी आपका इतना टर्नओवर हो तो उसके ऊपर GST। अच्छा टर्नओवर पर देते हैं, लेकिन बात वही होती है ना कि चले बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट को अगर कमज़ोरी अगर नज़र आती है, ताजिरों पर कोई कार्रवाई करते हैं तो हमारे ताजिर भी जो है ना कुछ उनको मौके फराहम करते हैं। ये एग्री करेंगे आप? एग्री करेंगे इससे आप कि हमारे ताजिर भी कुछ मौके फराहम करते हैं कि जनाब के वो POS लगा हुआ है तो उसकी रिटर्न नहीं जमा करते। अभी हैदराबाद में भी क्यों लगाया जाए? नहीं एक मिनट, वो ना लगाया जाए तो आप लगवाने क्यों देते हैं दुकानों में? अगर या बोलने क्यों लगाएं? तो सवाल ये था POS पे अभी भी हैदराबाद में रेस्टोरेंट वगैरह या दूसरी चीज़ दुकानें वगैरह सील हुई, कराची में भी होती हैं कि POS लगा हुआ तो उसकी में वायलेशन होती है जिसकी वजह से दुकानें बंद होती हैं। अच्छा एक आदमी वायलेशन करता है, तमाम लोग बदनाम हो जाते हैं। देखिए बात यह है कि जो POS लगाया गया वो पहले लगाया गया इन्होंने रकबे की बुनियाद पे, जो उसका कानून ख़त्म कर दिया गया था, उसके बावजूद जिन लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती इन्होंने वो लगाया वो हटाया नहीं और बल्कि उनको GST रजिस्टर्ड कर दिया। अब वो बेचारे परेशान हैं कि क्या करें। फिर कहा कि जो एयर कंडीशन मार्केट हैं जी उन वहाँ लगाएंगे। वहाँ अगर किसी हजाब की दुकान है तो वो भी क्या इसलिए कि वो AC मॉल के अंदर है। हाँ बिल्कुल। तो आप जैसे लोग बाल कटवाएं तो 50% वो मेहनत करें। 50% क्या मेहनत? जब जो आप हेयर ड्रेसर को जाकर देखें 1500 रुपये बाल काटने के लेते हैं, 2-2 हज़ार रुपये बाल काटने के लेते हैं। हमारी जो नई नौजवान नस्ल है वो टाइम लेके जाती है कि हम इस टाइम पे आएंगे। लेकिन आपको क्या फिक्र है? ये बात ना करें। आपको क्या फिक्र है? आपको क्या फिक्र है? फिक्र की बात नहीं, मुझे तो फिक्र नहीं है। मुझे भी नहीं है क्योंकि मेरी भी आदत नहीं, वो छोड़ दें इसको। हम तो मजमूई तौर पे बात कर रहे हैं। मिसाल के ऊपर शजीद साहब को बड़ी परेशानी है। हाँ ये तो कहना ये है कि ये बात नहीं है, जो AC दुकानें हैं जो फर्नी हैं वहां पर टैक्स देना चाहिए। ये बात तो तय है कि बहरहाल हमारे देखिए मैं आपको बताऊं मौके फराहम। एक बात मैं जो कहना चाह रहा था, मुझे वक्फा लेना है। देखिए वक्फे से पहले जल्दी बता दीजिए ताकि मुझे वक्फे पे जाना है। अगर हम POS को भी हटा दें तो जो फर्क इस वक्त मटेरियल पे ऊपर है, ये लकड़ी मटेरियल की मार्केट में है ना, आप फर्नीचर खरीद ही नहीं सकते। अगर POS भी लग जाए इस वक्त 90% लोग बस की बात नहीं है कि फर्नीचर खरीद सके। भाई अभी भी यही हाल है ना, ये अच्छा फर्नीचर आप खरीदने की आपकी कुव्वत नहीं है। ठीक है, बात यह है कि बहरहाल मेरा अपना जाती रहेगी रॉ मटेरियल की महंगाई उस हद तक चली गई। और हकीकत यह है कि नाज़रीन की बात करनी है कि फर्नीचर की जो अपनी एक अहमियत है
वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत होती है। उसमें ख़ास तौर पर अहमियत का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब आपकी बच्ची की शादी होती है या बच्चे की शादी होती है, तो उसमें जो ख़रीदारी होती है फर्नीचर्स वगैरह की, उस वक्त पता चलता है कि जनाब फर्नीचर की एक्चुअल कीमत क्या है और फर्नीचर अच्छा ख़रीदने की जो है कुव्वत जो है अक्सर बंदों में नहीं होती। बहरहाल यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा मैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो हम गुफ्तगू से जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त में हम दोबारा हाजिर हैं और वक्फे में जाने से कबल यकीनी तौर हमारी तीनों दोस्त जो कि शजील गोपरानी साहब, अतीक मीर साहब, हसीब इखलास साहब बैठे हैं। बात यह है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि इशारे और किराइयों में इंसान को करना पड़ता है और समझने वाले समझ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आदमी जो है वो वाशियात अल्फाज में नहीं कह सकता, ये एक मजबूरी भी होती है। और हमारे दोस्त जो हैं बैठे हैं, यकीनी तौर पे ये वो लोग हैं जो कि जहाद कर रहे हैं और जहाद इस तरह कर रहे हैं कि इतनी तमाम टैक्सेस, इतनी तमाम मुसीबतें, लोड शेडिंग, अमन अमान की सूरत हाल, इन सब के बावजूद जो है अपने कारोबार को उन्होंने जारी रखा हुआ है। बहरहाल इस वक्त ये तो बैठे हैं हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान। इस वक्त कॉल पे मेरे साथ अजमल बलोच साहब हैं। अजमल बलोच साहब मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं और ये हैं सदर और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। अजमल बलोच साहब, थैंक यू कि आपने हमें कीमती वक्त में से वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया। मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा जी, शजील गोपलानी साहब, अतीक मीर साहब और हसीब इखलास साहब का कहना ये कि ये जो महंगाई है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हुकूमत जो है वो ख़ुद जो है उसको डिसाइड नहीं कर पा रही है कि SMEs के साथ जो मुज़ाकरात होते हैं फिक्स टैक्स के हवाले से या उनको टैक्स स्टेटमेंट लाने के हवाले से, तो हुकूमत जो है वो थोड़ी सी जो है वो कंफ्यूज है, वरना ताजिर जो है वो तो हर किस्म के टैक्स देने को तैयार है। लेकिन हमने माजी में देखा कि आप लोगों ने फिक्स टैक्स की मुखालफत की, तो अब दोबारा फिक्स टैक्स की जो बातें की जा रही हैं, तो कोई बातें हुई हैं आपके आला हुकाम से या क्या सूरत हाल होगी 26-27 के बजट के लिए? बातें हुई हैं, मैं कोई 1.5-2 महीने से मुज़ाकरात में हूँ, बात चल रही है। लेकिन पता प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे साथ मुज़ाकरात भी किए जाते हैं, बातें भी की जाती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जब बाद में हम देखते हैं, कभी ताजर 2 स्कीम होती है, कभी कुछ होता है, तो हमें जब रिजल्ट आता है ना तो परेशानी होती है, हम पशेमान होते हैं। बुलाते तो हमेशा से रहे हैं, बात करते हैं कि भाई हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, उर्दू का फॉर्म हो। ये कई दफा हर वजीर खजाना को मैंने ये उर्दू का फॉर्म खुद बना के दिया है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अच्छा। आगे रखा है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। ये आसान टैक्स स्कीम पे अमल दरामद नहीं हुआ है, लाई गई है कई दफा। शौकत अजीज के वक्त ऐसा हुआ था कि 17 दिन जब पाकिस्तान बंद रहा और पुलिस हमारे सर्वे करती, फौज सर्वे करती थी कि जी दुकानों के अंदर सामान किधर से आता है, तो हमने कहा सारा उधार का होता है। जब उनको पता चल गया कि इनकी बात तो दुरुस्त है, फिर उसको साथ एहतजाज भी किया। इस मुल्क में एक तो बदकिस्मती है कि जब तक आप एहतजाज न करें, अभी आपके सामने लॉकडाउन के हवाले से हमें पूरे मुल्क में एहतजाज करना पड़ा है। इसके लिए इतना नुकसान पहुंचा है ताजर को 8 बजे कारोबार बंद करने का इस गर्मी के मौसम में। चले कराची का मौसम तो बेहतर आप समझते हैं, लेकिन बाकी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिसकी कराची में भी सर बहुत गर्मी है, कराची में भी बहुत गर्मी है। तो हमने पूरे पाकिस्तान ने देखा, इस्लामाबाद में भी बहुत बड़ा पूरा ताजर निकल के बाहर आ गया बाद में अपारा चौक में। इसी तरह पाकिस्तान के हर कोने पे तो हुकूमत ने उसको खत्म कर दिया। और भाई हमारी बात वैसे सुन लो, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब हम आवाज निकालते हैं तो सुन लो। जरूरी है कि हमें जलील करके आपने हमारी बात सुननी है। तो टैक्स के हवाले से भी देखें, डंडे के जोर पे टैक्स वसूल नहीं होता है, डंडे के जोर पे दुकानें नहीं बंद कराई जा सकती हैं, डंडे के जोर पे महंगाई को नहीं रोका जा सकता है। आए हमारे साथ बैठे, हम हल निकालने के लिए तैयार है। अब देखें पेट्रोल की कीमत 400 से ऊपर है, और भाई कोई खुदा का खौफ करे, हमें बताएं तो सही क्यों है। बाकी दुनिया में तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए तो आप अहमद खुला हुआ है। देखें इन्होंने ईरान वाले तो हमें मना नहीं कर रहे, हमारे झंडे वाले आज तो आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरी कौम को तेल दे दिया। चलो वो तो अपनी जगह, लेकिन बहरहाल अब मुझे बताइए कि ये जो ताजे दोस्त स्कीम है या फिक्स टैक्स है, या कि इस दफा क्या मुज़ाकरात आप लोगों के कामयाब होने की तवक्को की जा रही है? देखिए कुछ नजर तो आ रहा है। देखिए मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी आदत ऐसी है कि आप मुझे हमेशा से 27 साल ताजर सियासत में 99 से मैं हूँ,
मुझे वो चीज नजर आ रही है कि इनको ये जो डंडे वाला सिस्टम था ना, वो टैक्स वसूल नहीं हुआ है, लोगों ने जेबें भरी हैं, यानी 75% लोगों ने इधर इदारे के लोगों ने जेबों में डाला है और 25% गवर्नमेंट को गया है। तो हम पहले दिन से कहते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल लगाएंगे तो ये नुकसान होगा, वही उस पर मंथलियां शुरू हैं, वो चलती कोई नहीं है। इसी तरह अगर किसी को पकड़ते हैं जबरदस्ती, कोई फलाना इदारा पकड़ के लाते हैं, उसके साथ नेगोशिएशन करते हैं, 5 जेब में डाल दिया, 5 का जुर्माना जमा कराओ, तो ये सिस्टम नहीं चल सकता है। ताजिर को उस वक्त एतमाद में लिया गया था कि हम आपको सेल्फ असेसमेंट स्कीम देते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने की थी शौकत अजीज साहब कि आप नीचे नहीं जाएंगे, तो हमने कहा हम 10% बढ़ा के जमा कराएंगे। हर साल वो कहते, हर साल उन्होंने उनकी, जब तक वो वजीर खजाना थे, स्टेटमेंट थी कि पहले से 3 गुना ज्यादा टैक्स आता है। मैं अब भी कहता हूं ये इदारे को, महकमा के लोगों को हमसे दूर कर दें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे मेरे गोपलानी भाई बात कर रहे थे कि टैक्स हम देना चाहते हैं, भाई 10 बनता है, हमसे 20 ले लो, हमें जलालत न करो हमारे साथ, हमें हमारे गिरबान न पकड़ो, हमारी दुकान पे आके ना काउंटर पे बैठ जाओ, हम बड़े मुश्किल से कारोबार कर रहे हैं इस वक्त जो हालात हैं। जी अजमल साहब, 1 मिनट आप साथ ही रहिएगा। शजीद साहब से करेंगे कि एफबीआर के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात अजमल बलोच भाई जी आगे लेके चलता हूँ। कराची का एक सबसे बड़ा सुपर स्टोर था, और सबसे पुराना सुपर स्टोर था, जो शॉन सर्कल पे था, मैं नाम नहीं लूंगा। सेक्शन 81 के तहत उस पर इदारे को बिठा दिया गया। ठीक है, मुझे पता है 6 वहां वो इदारे बैठे हैं। आज वो 30 साल पुराना सबसे पुराना स्टोर कराची में, एक नाम था उस स्टोर का, जो चीज कहां से आपको कहीं से नहीं मिलेगी उस स्टोर पर मिलती थी, वो स्टोर आज बंद हो गया। आप बिठा दें, आप चोरी नहीं पकड़ रहे, आप हैरेसमेंट कर रहे हैं, आप ताजिर को यहां से मूव करवाते हैं। अगर आज दुबई में हमारी सरमाया वहां मौजूद है तो आपके इदारों की वजह से। कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाता, कोई अपना देश छोड़ के नहीं जाता, आप मजबूर करते हैं। आज भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर अभी आपने एक बात की कि बांध के जो है लोग एक्सपो करा रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान होगा मैं आपको ये बताऊं। आयशा घोष पाशा ने एक पॉलिसी बनाई, इनकी ऑल पाकिस्तान फर्नीचर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन इसके साथ बैठी, और इन्होंने 400 गुना ऊपर एक्सपोर्ट करके दिखाई। फर्नीचर ने अपनी क्वालिटी मेंटेन की, अपनी हर चीज को बेहतर किया, अपने एक्सपो को अच्छा तरीके से किया, बिल्कुल सही, ठीक है। और आपका फर्नीचर दोबारा एक्सपो होना शुरू हो गया। 2 मसाइल आ रहे थे। एक मसला आ रहा था एएनएफ का, एएनएफ जो है एक्सपोर्ट पे बगैर एक्सपोर्टर को बताया फर्नीचर काट के 2 टुकड़े करके छोड़ देती थी, तो वो वहां जाके प्रॉब्लम होता था। दूसरा मसला आ रहा था, जो हमारी लोकल रोजवुड इस्तेमाल होती थी उसमें सेप आता था। अच्छा, वो कोरा फर्नीचर जब जाता था तो हमारे यूरोप में 100 रुपए की चीज 1000 रुपए की बिकती थी। उस क्वालिटी को इनकी एसोसिएशन ने मेहनत करके बेहतर तरीके से लिया है। आज इनकी एसोसिएशन को अहमियत नहीं दी जा रही, और बांध के लोग जो है वो एक्सपो लगाते हैं, और इसकी वजह से आपकी क्वालिटी मेंटेन नहीं होती। चीजों को गवर्नमेंट को, ठीक है, और टैक्स गवर्नमेंट को नहीं मिलता, और जो टैक्स दे रहा है वो सफर कर रहा है। ठीक है, सिस्टम को सही करना नहीं। अजमल बलोच साहब ने एक बात की कि बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, मैं तो आपसे ही पूछा कि उनका कहना यह है कि टैक्स जमा करने वाले इदारे हैं। हाँ, ऐसे देखिए, मैंने आपको बताया ना कि वो अपनी जेबें भर रहे हैं। 70 करोड़ रुपए सिर्फ आपको मिलते हैं एडिशनल सेल टैक्स से, और 17,000 का अमला है। जो आपको आप बात करते हैं ना, जो इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। आज आपने विद होल्डिंग टैक्स के नोटिस निकाल दिया, आज की तारीख में इतने ज्यादा विद होल्डिंग टैक्स के नोटिस निकले हैं, और सबके सब जहां देखिए इंटीग्रेटेड एक सिस्टम आपका बन चुका है। आपका जो भी जीएसटी फाइलर है वो इस वक्त आपका ऑनलाइन फाइल कर रहा है सिस्टम में, तो आज आपको नोटिस निकालने की जरूरत क्यों पेश आई? सिर्फ हैरेसमेंट फैलाने के लिए। और अभी आपकी क्लोजिंग है, आपने जो जबरदस्ती अटैक जमा, ये क्लोजिंग की वजह से हो रही है। जी अतीक साहब, अजमल बलोच साहब जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मसले का हल यही है। जब भी एफबीआर को ताजिरों से दूर रखा गया, जैसे जोंक है ना, जोंक से जिस्म को बचा लें तो आपका खून बच जाएगा। इसी तरह जैसे आपने देखा एक 1 विंडो स्कीम आई थी, मेरे ख्याल अब तक की सबसे बेहतरीन स्कीम थी। एक ही फॉर्म के ऊपर वो गोशवारा भी था, वो ऑर्डर भी था। तो फिर उनका क्या होगा? जो कंसल्टेंट हैं वो तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। बेरोजगार हो जाए वो दिन के तो खैर है, वो भी बेरोजगार हो गए ना। हाँ, मैं समझ आपकी बात समझ रहा हूँ। जो समझने वाले वो समझ गए। ऐसी स्कीम्स को नाकाम किया जाता है। अभी आप कह रहे थे कि एक फिक्स टैक्स की स्कीम नाकाम हुई, फिक्स टैक्स की कोई स्कीम नाकाम नहीं हुई। नहीं, हमने तो देखा कि जनाब आप लोगों ने मुखालफत वो जो अगर आप ताजिर दोस्त कोई कहते थे 12,000 रुपए सालाना ले लो, अगर आप ताजिर दोस्त स्कीम को फिक्स टैक्स कहते हैं तो एक धोखा था। फिक्स टैक्स देने के 12 माह के बाद आपको गोशवारा भरना है, और आपने जो एडवांस टैक्स दे दिया
उसकी तो वापसी की उम्मीद ना रखें। आपने अगर 60,000 के हिसाब से 7,20,000 रुपये जमा करवा दिया, टैक्स आपका 1 लाख बनता है, तो आप 6,20,000 वापस नहीं ले सकते। इस हुकूमत, आप मगरमच्छ के मुंह से लुकमा खींच सकते मेरा हैं, ख्याल आता है कि रिफंड का इस सिस्टम हुकूमत होना से ही नहीं रिफंड चाहिए। नहीं ले सकते। मेरा ख्याल है कि रिफंड का सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, रिफंड के सिस्टम में भी करप्शन है कि यानी कि इतना दो, हर इतना लो। सिस्टम में FBR मीन्स करप्शन, दूसरा नाम करप्शन है। जी आसिफ भाई, ताकि मैं अजमल साहब से भी बात करता हूँ, आप भी बता दीजिए ना कि एज ए फर्नीचर एसोसिएशन के आपके मसाइल क्या हैं और आपके मुतालबात क्या हैं? ये हमारा सबसे बड़ा मसला तो यही है कि ये जो टैक्सेस, जो GST और ये सब लगाया गया है, ये इसको ख़त्म किया जाए और जो डबल टैक्सेस लिए जा रहे हैं उनको भी ख़त्म किया जाए। डबल टैक्सेस से मुराद यही है कि जितना पहले रॉ मटेरियल के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, फिर उसके बाद आप दुकानदार से भी आप टैक्स वसूल कर रहे हैं। या तो देखिए, एक दुनिया है कि आप जैसे रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं जी, तो उस पर जो ड्यूटी और एक फिनिश मंगाते हैं उस पर ड्यूटी अलग अलग है। नहीं, रॉ मटेरियल तो मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, मैं फिनिश की तो बात ही नहीं कर रहा। जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसके ऊपर ड्यूटी लग रही है, फिर जब वो फैक्ट्री से निकल रहा है उसके ऊपर ड्यूटी लग रही है, और फिर जब वो हमारे पास आ रहा है तो हम भी उससे ऊपर तीन दफा, मतलब 3 दफ़ा टैक्स। तो ये टैक्सेस ख़त्म किए जाए, हाँ, ये चीज़ ख़त्म की जाए ताकि हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री को बूस्ट मिले। तो आपने उन्हें मुतालबात किया, आपने मुज़ाकरात हुए? हमने बिल्कुल गवर्नमेंट के उसमें पेश किया है। और लीडर यही होंगे शर्जील साहब? नहीं, शर्जील साहब तो टिम्बर को देखते हैं, हमारे जो हैं वो ऑल पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन वाले देखते हैं। जाहिद हुसैन साहब, जाहिद हुसैन साहब भी, वही साहब भी हैं, जिराना वहीद साहब भी। लेकिन बहरहाल आप इतना ठंडे तरीके से बोल रहे हैं, मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि आपके प्रॉब्लम कम है जितने प्रॉब्लम दोनों के। नहीं, ठंडे तरीके से नहीं बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा एग्रेसिव इसलिए नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा क्योंकि आप कह रहे हैं लाइव प्रोग्राम है। इखलाक के दायरे में रहते हुए, अखलाक के दायरे में रहते हुए, इखलाक के दायरे में रहते हुए सब कुछ कहें भाई। बात ये है कि इखलाक की औलाद है, इखलाक है ना, देखें हसीब इखलाक जी, वो कहने का मुझे बात ये है कि हम जितना भी इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, जितना ताजिर है वो इस वक्त बेइंतहा खौफजदा है और उसको डरा धमका के रखा गया है। इस गवर्नमेंट की पॉलिसी सिर्फ ये है कि जितना टैक्स पेयर है और जितना ताजिर है उसको दबा के रखो, उसके ऊपर जितना आप। अजमल साहब सुन रहे हैं मेरी आवाज़? अजमल साहब भी यही बात कह रहे हैं। जी अजमल बलोच साहब। जी जी जी, ये हमारे भाई हसीब इखलाक साहब जो फर्नीचर एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं सिंध रीजन के। इनका कहना ये है कि ताजिरों को डरा धमका के रखा गया है, और हमने तो देखा कि जनाब अली की हुकूमत ने कोई गलत काम किया तो आप लोग रोड पे होते हैं, हुकूमत डर जाती है आप लोगों से। तो इनको पता होना चाहिए कि इनके चेयरमैन जाहिद हुसैन साहब इधर इस्लामाबाद में, और हमने इनके साथ मिलके इनका जो 1,000 स्क्वायर फुट था कि 2,000 स्क्वायर फुट हमने उसको उड़ा दिया था सड़कें बंद करके। देखें की बुनियाद, अब फर्नीचर की दुकान में मुझे बताएं 4 बेड पड़े हो तो उसको कितनी जगह चाहिए, और रकबे की बुनियाद पे उनको कहा था आप पॉइंट ऑफ सेल लगाएं, आप रजिस्टर होते हैं, आप सेल टैक्स दें। ओ भाई सेल टैक्स देखे मैं लड़ रहा हूं कि मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर के पास बस उससे आगे मत जाएं कि भाई सेल टैक्स दे दो। इतने पढ़े लिखे नहीं है, ये टेक्निकल जुबान है। इंपोर्टर भी आपको टैक्स दे देता है जो चीज मुल्क से आती है बाहर से, और जो मुल्क के अंदर बनती है वो मैन्युफैक्चरर आप अपने सही वसूल कर लें। यकीन करें ये वहां पे सही मानों में इनके बंदे चोर हैं, इनके बंदे जेबें भरते हैं। अगर ये वहां पे सही मानों में वसूल कर लें तो किस मुल्क में बाकी किसी जगह सेल टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं, और हुकूमत इंशाल्लाह ये बात मानेगी हमारी। हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि इसको बंद करें, आपके लोग बड़ा जुल्म कर रहे हैं। इनके साथ देखिए एक FBR के अफसर के, मैं नहीं कह रहा हूं, अपनी कमेटी जो है इसकी सेनेट की, उसने कहा है, इंकशाफ किया है कि एक अफसर के 50 अरब रुपए के असासे ज़ाहिर हुए हैं। मुझे बताए कोई कि जो बाकी अफसर बैठे हैं जो चले गए हैं उनके असासे कितने होंगे? आधा मुल्क तो इन्होंने लूट लिया है। सही कह। ओ भाई अभी मेरे पास यकीन करें कराची में टायरों वाली मार्केट है, इनके सदर आए हैं मेरे पास, कल से इधर हैं, मैंने उनको मिलवाया पाकिस्तान से। 8 महीने से 150 दुकानों से टायर उठाए हैं और उनको वापस नहीं कर रहे हैं। और भाई जो उनके ठीक टायर हैं, लोकल टायर हैं, वो तो दे देना। अगर कोई स्मगलिंग के 4 टायर हैं या 20 टायर हैं वो भले रखें। दुख की बात यह है कि जो टायर इन्होंने नीलाम किए हैं वहां पे कस्टम ने वही पकड़ लिए, दोबारा वो गाड़ी लेके जा रहा था उसको पकड़ लिए। तो 8 महीने मुझे बताएं वो 150 दुकानदार कितनी मुश्किल में होगा, कितने किधर से सरमाया दोबारा लाएगा? वो सारे टायर ये खा गए हैं, इन्होंने कोई नहीं देने इनको।
सारे अफसरों की गाड़ियों के लगते हैं। यकीन करें, इस मुल्क के साथ ये जुल्म जिस दिन रुक जाएगा, करप्शन पे सजाए मौत का बिल हो जाएगा, तो मैं कहता हूं ये सारे मसले हल हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सदर अजमल बलोच साहब। ये है सदर और पाकिस्तान जमन ताजरान के इस्लामाबाद से मुझसे लाइन पे थे। बहरहाल उनकी गुफ्तगू में से आप अंदाज़ा कर लें कि जो एक क्या कहते हैं उसको, कि एक गुस्सा और एक बेबसी जो झलक रही है। नेचुरली मेरा अपना ज़ाती राय है कि हम तो गुज़श्ता एक तवील अरसे से मैं भी इस शोबे से वाबस्ता हूँ सहाफ़त की। मैंने ये देखा इकनॉमिक रिपोर्टर में कि वही मसाइल घूम फिर के हर साल आते हैं, ये ख़त्म क्यों नहीं होते? देखें, एक ऑर्गेनाइज करप्शन है, ऑर्गेनाइज। हाँ, जो टाइम कम है मेरे पास, ईरान से जो टैंकर डीजल भर के निकलता है और पंजाब तक पहुंचता है, मुझे कस्टम इंटेलिजेंस के अफसर ने बताया, जिसकी ड्यूटी लगी थी, बोले रात को वहां पर पर्ची आ जाती है, सारे ट्रक के नंबर आ जाते हैं, उनको बाईपास हो जाते हैं। जो टायरों की ये बात कर रहे हैं, जीडिया मौजूद हैं इंपोर्ट की, जीडिया पेश की गई हैं, लेकिन वो टायर रिलीज नहीं किए गए। हमारे एक जो है हमारे टायर मार्ट के सदर साहब, वो तो खुद पहुंच गए, मतलब परवेज साहब, एक दुकान पे, और उन्होंने रात को 11 बजे छापे से रुकवाया। भाई, आप रात के अंधेरे में छापा मारने आप किस तरीके से आ सकते हैं? कोई इखलाकियत, कोई जवाब, कोई चीज मौजूद है? या तो इस मुल्क के इदारे फेल हो गए, या तो इस मुल्क का कानून फेल हो चुका है, या इस मुल्क का निजाम फेल हो चुका है, जो आप रात के अंधेरे में जाके आप कार्रवाई करते हैं। जब 12 दफा कहा गया, और ये बात चैम्बर में भी हुई कि भाई रात को छापे कस्टम नहीं मारेगी, क्यों मारती? अफगानियों को ये इन्होंने लाके आबाद किया है। ये आबाद करने वाले खुद, हम मीटिंग में, मीर साहब भी एक मीटिंग में मौजूद थे, जब हमें अगला बोलता है कि यार वो तो गरीब लोग हैं बेचारे, आगे यहाँ काम नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। आज आपको क्या तकलीफ हो गई? ये सारा करप्शन का पूरा जाल फैलाने वाले आप खुद हैं। ये जितने भी इलीगल काम हो रहे हैं इस शहर में, मुझे आज भी याद है, लोग रेडियो का लाइसेंस भी गाड़ी का भरते थे, बिल्कुल कोई वायलेशन नहीं होती थी। टीवी का लाइसेंस आपने हमारी दुकानों के आगे पथारे खड़े करके, उनसे लड़वा के, उनसे हमें दुकानदारों को पिटवा के आज हमें इंक्रोचमेंट में मजबूर किया। अगर हम इंक्रोचमेंट नहीं करते तो हमारी दुकान के आगे लाके आप पथारे लगाते हो। आज आप देखें, दुकान के 20 फुट हम अगर कब्जा कर रहे फुटपाथ पे, तो 20 फुट पे फिर एक पार्किंग वाला खड़ा है, फिर इसके बाद 10 फुट के ऊपर एक ख्वांचे वाला खड़ा है, इसके बाद आपका जो है लोकल ट्रैफिक खड़ी हुई है, इसके बाद रोड चलेगा कहां से? तो भाई, निजाम खराब करने वाले ये खुद हैं। आपका जस्टिस सिस्टम टोटल फेल हो चुका है, आपके पास कोई चीज इस वक्त कहने के लिए नहीं रही। जी अतीक भाई, बिल्कुल आखिरी वक्त। देखिए, आप जिससे भी सवाल करेंगे मैशत के बारे में, तो मैशत का नौ ही पड़ेगा, चाहे अजमल साहब। वही मैं कह रहा हूं कि मैशत क्यों, लेकिन मैशत कैसे संवरेगी, ये भी तो एक सवाल है। किस तरह संवरेगी, कौन सुधारेगा? मतलब कि सुधारने वाले को सुधारने की देखिए, वो कहते हैं जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। ये गिरती हुई मैशत, डूबता हुआ मुल्क मुतकाजी है इस बात का, ठीक, कि इसके अखराजात को कम किया जाए, ठीक, और इसके अखराजात अशराफिया के हाथ रोकने जी तोड़ने पड़ेंगे। जल्दी से अपनी मुताला कहना चाहूँगा कि क्या हुकूमत से क्या चाहेंगे? हुकूमत जो है वो ताजरों को अपना पार्टनर समझे, ना कि सिर्फ रेवेन्यू की मशीन समझे। हाँ, टिकट के पार्टनर हैं आप लोग उनके, मतलब ही कि आपके, लेकिन गवर्नमेंट हमें समझती नहीं है। हाँ, सिर्फ कहने की हद तक है। वो कहते हैं कि जनाब अली कि आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं, तो आप उनका निजाम चलाने के लिए, उनके हर गुनाह में पार्टनर, उनका वो वाला निजाम चलाने के लिए वो वाला। हाँ, तो मतलब ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत टैक्सेस कम करे और आप लोगों को रिलीफ दे। हुकूमत टैक्सेस कम ना करे, लेकिन ये कि कम से कम निजाम को सही करे और टैक्सेस कलेक्शन को बढ़ाए। ओके, थैंक यू, टैक्स पेयर को लेकर बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।